हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता चौरसिया। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारे आयोग ने एमपीपीएससी का 2024 का जो सिलेबस चेंज किया है, हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2024 का जो सिलेबस चेंज किया है, उसमें इन्होंने फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं अब इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। क्या? भारत का इतिहास अब हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ते थे मध्य प्रदेश का इतिहास, कला एवं साहित्य यानी एमपी हिस्ट्री पढ़ा करते थे, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। तो उसी की ये दूसरी क्लास है। हम बता रहे हैं आपको उसकी ये कौन सी क्लास है, दूसरी क्लास है। यानी जो पहली क्लास है आपकी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, उसको हम आप पढ़ा चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतवर्ष, जो दूसरा टॉपिक है हमारा भारत के इतिहास का दूसरा टॉपिक है भारतवर्ष जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको याद रखना है, हमारी क्लास प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। साथ ही साथ जो एमपीपीएससी 2024 का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है और ये मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इस चैनल पर आपको यानी श्री एकेडमी पर आपको सभी क्लासेस, सभी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। यानी ये फ्री क्लास है एकदम, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो हम अब देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी रूपरेखा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट है भारतवर्ष, उसमें हम पढ़ेंगे भारतवर्ष का क्या अर्थ होता है, भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे हम, भारतवर्ष की क्या अवधारणा है इसके बारे में पढ़ेंगे, पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में भारतवर्ष का क्या इतिहास रहा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ हम अपने जो भारतवर्ष है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्तमान भौगोलिक विवरण पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारतवर्ष के मूल निवासी कौन थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतवर्ष की प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे भारतवर्ष की संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब भारतवर्ष को हम 360 डिग्री पूरा कवर करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है। चलिए अब हम आपका और समय नहीं लेते, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे कई पुराण हैं, महाकाव्य हैं और अन्य प्राचीन ग्रंथ जो हमें मिले हैं उसमें उल्लेख है भारतवर्ष का। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतवर्ष का उल्लेख किस किस में मिलता है या किस में नहीं मिलता है, तो आपको याद रखना है भारतवर्ष नाम जो है वो उल्लेखित है आपके पुराणों में, महाकाव्यों में और जो अन्य प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें भारतवर्ष उल्लेखित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, यह वह भूमि थी जो जम्बू द्वीप नामक एक बड़ी इकाई थी, जम्बू द्वीप नाम की एक बड़ी इकाई थी, वही भूमि है। पुराण इस बात का विस्तृत सिद्धांत बताते हैं कि विश्व का विभाजन कैसे हुआ, यानी जो पूरा द्वीप हुआ करता था, पूरी जो सृष्टि हुआ करती थी आपके, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो वो सिर्फ किस नाम से जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद विश्व का कैसे विभाजन हुआ वो हमारे पुराण बताते हैं। यानी पूरे विश्व की जो भूमि थी वो जम्बू द्वीप नाम से थी। जो जम्बू द्वीप है वो किस नाम से जाना जाता था, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। यानी जो विश्व में जितने भी देश हैं वो आपको याद रखना है हमारे भारतवर्ष के हिस्से ही हैं। ये सब जानकारी आपको पुराणों में मिलती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का केंद्र था, जो भारतवर्ष है हमारा वो जम्बू द्वीप का क्या था, केंद्र था। आपको याद रखना है इसे 7 केंद्रीय द्वीपों या महाद्वीपों में सबसे भीतरी माना जाता था। जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, द्वीप हैं, इन सब में सबसे भीतर माना जाता था। यानी उसका अब आप समझ ही सकते हैं केंद्र, जैसे हमारा मध्य प्रदेश आपका पूरे भारत का केंद्र है, उसी तरह से भारतवर्ष भी आपके द्वीपों और महाद्वीपों का केंद्र हुआ करता था। आपको याद रखना है भारतवर्ष कई पुराणों और महाकाव्यों में संपूर्ण जम्बू द्वीप को भी माना गया है।
यहाँ पर अब आपको बार बार कई सारी चीज़ें रिपीट होती दिखेंगी, क्योंकि एक ही चीज़ को कई तरह से अलग अलग हमारे पुराण और प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष का अर्थ क्या है। हमारा जो भारतवर्ष है इसका एक्चुअल अर्थ क्या है। तो जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में इसमें आपको याद रखना है वैदिक शब्द भारत का अनुवाद है। जो आपका वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द भारत का अनुवाद है, जो भारत की मातृभूमि का प्रतीक बताया गया है। भारत की मातृभूमि का प्रतीक है। इस वाक्यांश की शुरुआत कब से होती है? वैदिक युग से ही होती है। यानी जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष जो एक वाक्य है, इसकी शुरुआत कब से होती है? तो आपको याद रखना है वैदिक पीरियड से ही होती है। बाद में इसका विकास और जो इसका विकास हुआ है वो महाकाव्य और पौराणिक युग के दौरान होता है। यानी भारतवर्ष जो वाक्यांश है फिर उसका जो शुरुआत हुई है वो तो आपकी वैदिक पीरियड से हो गई, आपको याद रखना है। लेकिन इसका विकास जो होता है वो महाकाव्य और पौराणिक युग के दौरान माना जाता है, क्योंकि फिर इसके बाद बताया गया है कि जो हमारा भारतवर्ष है उसी की भौगोलिक क्षेत्र को नाम दिया गया हिंदुस्तान। हम आगे पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया है। साथ ही साथ आपको इसमें अब देखते हैं हम ब्रिटिश काल में जो क्षेत्र था हमारा भारतवर्ष की जगह सिर्फ इसको भारत कहा जाने लगा। आपको याद रखना है इसे माना जाता है जो प्राचीन भरत जनजाति है उसके नाम पर पूरे देश को भारतवर्ष नाम दिया गया था। जो हमने पढ़ा है ना भरत की मातृभूमि, ये प्राचीन जनजाति थी, इन्हीं के नाम पर पूरे देश को भारतवर्ष कहा जाने लगा। इस जो जनजाति के सदस्य तो उनको भरत की संतति के नाम से जाना जाता था, आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज कवि, विचारक और लेखक समग्र राष्ट्र के प्रति जागरूक थे। उन्होंने दावा किया कि जो पहाड़ी समुद्र के बीच का क्षेत्र है वो एक ही सार्वभौमिक राजा का था। उन्होंने बताया जितनी भी आपकी पहाड़ी हैं और समुद्र उसके बीच का जो क्षेत्र है उसका सार्वभौमिक राजा का था, एक राजा का था, वो आपको याद रखना है। अगर हम आगे देखें तो ब्रह्मांड के शास्त्रीय वर्णन में संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष कहा गया। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जिन शास्त्रों में वर्णन बताया गया उसमें संपूर्ण पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहा गया है। और किसी जो अन्य ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हिमालय के दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। इसी का दूसरा नाम आर्यावर्त था, क्योंकि जो ऋग्वेद के अनुसार आर्यवर्त में रहने वाले लोगों का नाम था। इन्हीं के नाम पर हमारे भारतवर्ष को क्या कहा जाने लगा? आर्यावर्त कहा जाने लगा, आपको याद रखना है। अगर हम देखें परिणाम स्वरूप भारतवर्ष जो है हमारा, भारतवर्ष जो है ये आर्य या आर्यवर्त के नाम से भी हम जानते हैं। निवासियों को भारतीय या आर्य कहा जाने लगा। सिंधु नदी को फारसियों द्वारा हिंदू कहा गया था। सिंधु को जो फारसी थे वो क्या बुलाते थे? हिंदू। और फिर इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए हिंदुस्तान नाम भारतवर्ष का किसने रखा, तो आपको याद रखना है फारसियों के द्वारा। सिंधु नदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता था? इंडस। इसके कारण आपको जो हिंदुस्तान है उसको इंडिया नाम से जाना जाने लगा। हम बात करेंगे कि किसने इनको नाम दिए हैं। जिसके बाद ये जब सब जाने लगे तो हम बात करते हैं कि हमारे जो पुराण है, पुराण में किस नाम से जाना जाता था, यूनानी किस नाम से जानते थे। हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और साथ ही साथ जो हमने अपनी पहली क्लास जो हमने ली थी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो क्लास भी जाकर आपको देख लेनी है। हम बात करते हैं नाम की, तो आपको याद रखना है जो फारसी थे, आपको क्या याद रखना है? जो हमारे फारसी थे, हम बात कर रहे हैं फारसियों की, तो जो हमारे फारसी थे आपको याद रखना है जो हमारे फारसी थे, फारसी, तो आपको याद रखना है फारसियों के द्वारा हमारे देश को, मतलब जो ये सिंधु नदी के तट पर रहने आए, हमने क्या पढ़ा? ये सिंधु नदी के तट पर रहने आए, हमने पढ़ा सिंधु नदी के तट पर ही रहने आए। तो सिंधु को ये लोग क्या बुलाते थे? हिंदू बुलाते थे, हिंदू। इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? आपको याद रखना है इसी क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अगर हम और देखें कि
जो ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश काल में हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश काल में हमारे देश को भारत के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है किस नाम से, भारत के नाम से जाना जाता था। आप अलग से नाम की हेडिंग डाल के, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाइए। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो यूनानी थे, यूनानी जो थे, यूनानी भारत को किस नाम से जानते थे, तो आपको याद रखना है इंडिया के नाम से जानते थे, क्योंकि ये भी आपकी सिंधु नदी के तट पर रहने आए। और सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। इसी के कारण हमारे भारतवर्ष का नाम इंडिया पड़ा। क्या पड़ा, इंडिया पड़ गया। फिर इसके बाद हम अगर बात करते हैं मुस्लिम इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकार, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से बताया गया, डिफाइन किया है उन्होंने, तो आपको याद रखना है इन्होंने हिंदुस्तान कहा गया है। क्या, हिंदुस्तान कहा है। हम यहाँ पर अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बोलते जा रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं, तो आपको अपने से अच्छे से लिख लेना है। एक साइड आपको नाम लिख लेना है, दूसरी साइड आपको लिख लेना है किसके द्वारा क्या कहा गया। ऐसे ही आपको लिखना है ब्रह्मांड का जो शास्त्रीय वर्णन, उसमें संपूर्ण पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहा गया। और अन्य ग्रंथों में हमने पढ़ा है हिमालय के दक्षिण क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया है, आपको याद रखना है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र था, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्र क्या था, तो अब हम उसके बारे में अगर पढ़ें तो आपको देखना है जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष उत्तर दक्षिण में हिमालय से लेकर कैप कॉमोरिन तक फैला है। आपको याद रखना है जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष उत्तर से दक्षिण तक, यानी उत्तर से दक्षिण में हिमालय, यानी अगर हम बात करें तो उत्तर में आपको हिमालय याद रखना है, हिमालय से दक्षिण में आपको याद रखना है कैप कॉमोरिन तक फैला हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए उत्तर से दक्षिण भारत का विकास बताइए, आप कहाँ तक से कितना फैला हुआ है, तो आप बता सकते हैं हिमालय से कैप कॉमोरिन तक है। भारतवर्ष एक विशाल और समृद्ध भौगोलिक क्षेत्र है जो एशिया महाद्वीप पर स्थित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए भारत किस महाद्वीप पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं भारत हमारा एशिया महाद्वीप पर स्थित है। किस महाद्वीप पर, तो एशिया महाद्वीप पर स्थित है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 3.29 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है 3.29 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत जिस दुनिया का कौन से नंबर का देश है, तो आपको याद रखना है 7वां। ये तो आपकी भूगोल की बात हो रही है, जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर आपको और डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आपको थोड़ा थोड़ा बस इतना याद रख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं भारतवर्ष का जो भूगोल है वो अत्यंत विविध है और साथ ही साथ रिच है। इसमें समुद्रों, पहाड़, नदियों और कान पर्वतियों का मिश्रण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतवर्ष किसका मिश्रण है, तो आप बता सकते हैं इसकी भूमि जो समुद्रों, पहाड़, नदियों और कान पर्वतियों का ये मिश्रण है। मुख्य भूमि जो है, इसकी मुख्य भूमि रूपरेखा पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। पश्चिम में कहाँ से, बलूचिस्तान से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक आपको याद रखना है। और उत्तर में हिमालय हमने आपको बताया, दक्षिण में हिंदी सागर इसे समृद्ध करते हैं, आपको याद रखना है। अब हम बात करें भारतवर्ष की जो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कितना है, मतलब नर्मदा नदी से रिलेटेड आप जितनी जानकारी जानते हैं आप हमें सब कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर इसके बाद हम जब नदियों की सीरीज पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर आपको कवर करा देंगे। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है यहाँ के जो उच्च स्तरीय भूखंड हैं हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पूर्वी घाट का हैं, आपको याद रखना है। उच्च स्तरीय स्थल आपको हिमालय, अरावली पर्वत, विंध्य और सतपुड़ा को याद रखना है। नदियाँ आपको मुख्य याद रखनी है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। अब हम बात करें जो भारतवर्ष की जो वायुमंडल इसमें भी विविधता पाई जाती है। इसकी जो जलवायु वो विभिन्न है और मौसम भी इसमें स्थित होते हैं, आपको याद रखना
है। अब हम बात करें यहाँ की जो वन्य संपत्ति है, वन्य जीव संपत्ति है, ये समृद्धि है और विविधता भी भौतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष अपने भौगोलिक स्थिति, समृद्धि और विविधता के कारण एक अद्वितीय रूप से बना हुआ है और इसमें विभिन्न भाषाएं, धर्म और सांस्कृतिक परंपराएं, तभी तो हम यहाँ पर कहते हैं सर्वधर्म समभाव हमारा वसुधैव कुटुंबकम हमारा ध्येय है, आपको याद रखना है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ध्येय है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं भारतवर्ष की अवधारणा। हम पढ़ेंगे भारतवर्ष की अवधारणा क्या है। तो आपको याद रखना है जो भारतवर्ष की अवधारणा है, भारतवर्ष की अवधारणा यह थी कि यह मध्य क्षेत्र 4 प्रमुख दिशाओं से बना था। जो भारत देश वर्ष था हमारा, वो मध्य क्षेत्र और 4 प्रमुख दिशाओं से बना हुआ था। प्रत्येक में विभिन्न जनपद स्थित थे। जैसे हम पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में, जो टोटल 16 थे। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है जो हमारे 16 महाजनपद थे उसमें से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जनपद हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसमें अब हम आगे पढ़ते हैं। विभिन्न मानव समूह ने अपनी पहचान भारतवर्ष के बजाय अपने अपने जनपदों से की। मतलब जो जनपद थे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं हमारे जनपदों की, तो जितने भी हमारे जनपद थे उन्होंने सबका अपना अपना नाम रख लिया। जैसे कि अभी जिला हैं और हमारे राज्य हैं, ऐसे ही उस टाइम पे जनपद थे। ठीक है, तो उन्होंने भारतवर्ष नहीं कहा, उन्होंने अपने अपने जनपदों से अपनी पहचान की। कोई मगध कहता था तो कोई कौशल, द्रविड़, कोंकण, अवंती, ये सब अपने जनपद के नाम थे। लेकिन कोई भी भारतवर्ष से होने का तर्क नहीं दे सकता। अतः जनपदों के बिना भारतवर्ष का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। जनपद ही भारतवर्ष को एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे कि अभी राज्यों से मिलकर भारत बना हुआ है, उसी प्रकार से जनपदों से मिलकर भारतवर्ष बना हुआ था, आपको याद रखना है। इसके प्रारंभिक स्रोत लगातार छापे और उनके हानिकारक सामाजिक राजनीतिक प्रभाव संदर्भ देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के सिद्धांत में सीमा या सीमा की धारणा अनुपस्थित है, यानी भारतवर्ष की कोई सीमा ही नहीं थी। इसीलिए बताया गया है ब्रह्मांड के शास्त्रीय वर्णन में संपूर्ण पृथ्वी को ही इन्होंने भारत वर्ष कहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि आक्रमणकारी भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे। वे भारतीय समाज में गंभीर सामाजिक मुद्दों में योगदान देने वाले मुख्य कारक थे, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें, इस बात से मेल नहीं खाता है कि आरंभिक भारतीय स्वयं को किस प्रकार समझते थे। हम ये नहीं कह सकते हैं जो प्रारंभिक भारतीय थे वो अपने आप को किस प्रकार समझते थे, क्योंकि इसका कोई हमें जो आपका उदाहरण है या आपका जो लिखित वर्णन है देखने को नहीं मिलता है। बस भारतवर्ष और उसके समाज के बारे में उनकी अलग अलग धारणाएँ थी, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि सब अपने आप को जनपदों में डिवाइड कर चुके थे। अब हम बात करते हैं पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में भारतवर्ष का क्या इतिहास है। तो आपको याद रखना है जो अनेक पुराण हैं, अनेक पुराणों के अनुसार भारतवर्ष को एक क्या बताते हैं, भारतवर्ष भूमि का एक टुकड़ा था। ये जम्बू द्वीप नाम की एक बड़ी इकाई थी। महाद्वीप पर भारतवर्ष या एप्पल ट्री द्वीप अर्थात जैम्बो सेजुएन आपको याद रखना है के नाम से जाना जाता था, जैम्बो सेयूजेनिया। 6 अन्य समान गोलाकार महाद्वीप मेरू पर्वत के चारों ओर संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित हैं, आपको याद रखना है। जिस तरह से हमारा भारत है, एशिया महाद्वीप की हम बात करते हैं, उसी तरह से जो 6 हैं वो अलग इसी तरह से पर्वत के चारों ओर संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित हैं। धुरी मुंडी या मेरू प्रसिद्ध तारे के नीचे स्थित हैं और जम्बू द्वीप को कवर करती है, आपको याद रखना है। भारतवर्ष जो है आपका, भारतवर्ष महाकाव्य और पुराणों में संपूर्ण जम्बू द्वीप को नाम दिया गया। भारत जो आपके महाकाव्य और पुराण है, ये पूरे जम्बू द्वीप को ही भारत इन्होंने नाम दिया। विष्णु पुराण में कहा गया समुद्र के दक्षिण और बर्फ से ढके पहाड़ के उत्तर में स्थित क्षेत्र को भारत के नाम से जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए समुद्र के दक्षिण और बर्फ से ढके पहाड़ों के उत्तर में स्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है भारत के नाम से। और ये साक्ष्य किस में मिलते हैं, तो आपको याद रखना है विष्णु पुराण में मिलते हैं कि समुद्र के दक्षिण और बर्फ से ढके पहाड़ों के उत्तर में स्थित क्षेत्र को भारत के नाम से जाना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर भारत के पूर्वज रहते थे, जो हमने आपको पहले पढ़ाया है। जो इसके अतिरिक्त हम देखें जो बड़े राष्ट्रों थे और उनकी आबादी और नस्ल के नाम पर बुलाया जाता था,
मतलब जो बड़े राष्ट्र थे उनकी आबादी को एक नस्ल के नाम से बुलाते थे। वैदिक आर्य जाति जिसे भरत के नाम से जाना जाता है आधुनिक शक्ति में सबसे आगे रहने के लिए प्रसिद्ध है। यह कहा जाता है कि भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति जो है वो इसी जाति से हुई, जो हम पढ़ते हैं ना भरत जनजाति के बारे में हमने पढ़ा है। जो आपके ऋग्वेद हैं और विशेष रूप से जो भरत ऋषि हैं वो विश्वामित्र के मंडल 3 में भरतों का उल्लेख है। अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाए ऋग्वेद के किस मंडल में भरत ऋषि जो विश्वामित्र हैं के बारे में जानकारी मिलती है, भरतों का उल्लेख मिलता है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद के 3 मंडल में। वही उन्हें एक सम्मानित और प्राचीन जनजाति के रूप में वर्णित किया गया, वहाँ पर इनको एक सम्मानित और प्राचीन जनजाति के रूप में उल्लेखित किया गया। इसका अन्य उल्लेख नाम आपको याद रखना है प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। मंडल 7 के अनुसार 10 राजाओं का युद्ध भरतों द्वारा जीता था। इसे मतलब जो हमारे प्राचीन साक्ष्य यानी जो हमारी ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के 3 मंडल में तो हमें भरत नाम की जानकारी मिलती है, लेकिन जो आपका 10 राज्य युद्ध है उसकी जानकारी आपको याद रखना है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। जब हम वेदों को पढ़ेंगे तब हम और भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अन्य हम देख लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का दावा है, जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है, ऐत्रेय ब्राह्मण आपको याद रखना है क्या कहता है। ऐत्रेय ब्राह्मण आपका कहता है कि भरत एक सार्वभौमिक सम्राट थे। ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं भरत एक सार्वभौमिक सम्राट थे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो भरत एक सार्वभौमिक सम्राट थे एक किस में दावा किया गया है, तो आपको याद रखना है ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य को हटा दिया था, उन्होंने चारों दिशाओं में फैली विशाल भूमि को जीता था। एक इनके ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहा गया है भरत एक सार्वभौमिक सम्राट थे। भरत ने एक विशाल साम्राज्य को हटा दिया था और उसके चारों दिशाओं में फैली विशाल भूमि को जीत लिया था। मैत्रेय पुराण के एक श्लोक में कहा गया है कि भारतवर्ष मनु द्वारा शासित भूमि का नाम था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए भारतवर्ष मनु द्वारा शासित भूमि का नाम था, ये आपकी किस पुराण में देखा जानकारी मिलती है, तो आपको याद रखना है मैत्रेय पुराण से जानकारी मिलती है। मनु मानव जाति के प्रवर्तक थे। मानव जाति के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको याद रखना है मनु थे। हिंदू परंपरा में भारत के 3 प्रतिनिधित्व थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिंदू परंपरा में भारत के कितने प्रतिनिधित्व हैं, तो आपको याद रखना है 3 प्रतिनिधित्व हैं। प्रत्येक प्रतिनिधित्व पहले 3 युगों या युगों में से प्रत्येक के लिए उन्हें सनातन धर्म के शिखर पर उसके सभ्यतागत आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए सनातन धर्म के शिखर पर सभ्यतागत आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाला किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है जो भारत के 3 प्रतिनिधित्व हैं उनको माना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी भारतवर्ष से रिलेटेड जितने भी हमारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते थे उसमें हमने भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्र, भारतवर्ष का अर्थ, भारतवर्ष की क्या अवधारणा है, साथ ही साथ हमने सीखा पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में भारतवर्ष का क्या इतिहास है। इसके अतिरिक्त अगर आपके इसके अतिरिक्त जो टॉपिक हमारे रह गए हैं वो हम भारतवर्ष की दूसरी क्लास में कवर करेंगे। हम इसमें देख लेते हैं कि आज की क्लास से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है भारतवर्ष की क्या अवधारणा है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। भारतवर्ष का उल्लेख किस किस में मिलता है आपको ये भी याद रखना है, ये हम आपको मेंस के लिए बता रहे हैं। भारत के स्थान पर इंडिया शब्द का चयन कैसे हुआ आपको हमने वो भी पढ़ा दिया है। ऋग्वेद में भारतवर्ष क्या है आपको ये भी याद रखना है। तो जितने क्वेश्चन बन सकते थे भारतवर्ष को जितने अच्छे से हम पढ़ सकते थे हमने सब देख लिया है। जो हमारे इसके रह गया है कुछ टॉपिक इसके रह गए उसको हम अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब आपको डेली ही ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं। हम पूरी फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे, साथ ही साथ हम अपनी सेकेंड यूनिट तो कवर कर ही रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, हमने वहाँ पर MP की जो हिस्ट्री रही है, चाहे प्राचीन रहा हो, मध्यकालीन इतिहास रहा हो, चाहे आपका आधुनिक इतिहास रहा है, कवर कर लिया। साथ ही साथ अभी हम कला एवं संस्कृति मध्य प्रदेश की पढ़ा रहे हैं, जिसकी आपको शाम को डेली एक लेक्चर मिल जाता है। तो बस अब आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक एंड कमेंट करना भी नहीं भूलना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।